हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को समझेंगे, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या है, या उसी को हम लोग इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं या स्टेप फंक्शन कहते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग समझेंगे। तब 19 नंबर क्वेश्चन आपको हो सकता है कि वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप इजीली समझ जाइएगा। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखिए और एक साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल फंक्शन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल फंक्शन। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। स्टेप मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी नुमा इसका ग्राफ होता है, इसलिए स्टेप फंक्शन बोलते हैं। क्या है डिफिनीशन? जो देखिएगा, कहता है द फंक्शन एफ, इसको डिनोट करते हैं इस टाइप से। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इसको पढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन देखिए क्या है। कहता है डिफिनीशन में द फंक्शन एफ, द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्स को रखते हैं। द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द greatest integer function, called the greatest integer function ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इंटीग्रल फंक्शन, और इसी को क्या कहेंगे? इंटीग्रल फंक्शन। कब? इंटीग्रल फंक्शन जहां वेयर, ये क्या बता रहा है? वेयर बड़ी ब्रैकेट में जब एक्स को रखिएगा तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है आपका इंटीग्रल। इसको हम लोग सिंपल इंटीग्रल समझेंगे, मतलब इसका आउटपुट जो होगा वह इंटीग्रल होगा। और किसका इंटीग्रल? तो एक्स का इंटीग्रल। तो एक्स का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो हुआ, यह क्या होगा? यह जो होगा इंटीजर होगा और ये एक्स से बड़ा होगा। तो इसी को लिख सकते हैं, और इंटीजर नोट ग्रेटर देन एक्स। इंटीजर नोट, यहाँ भी इंटीजर स्टेक हो गया है, इंटीजर नोट ग्रेटर देन एक्स। यह एक इंटीजर होगा लेकिन एक्स से बड़ा नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। या इसी को और भी हम लोग कह सकते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन, और इसी को स्टेप फंक्शन कहेंगे। इसको डिनोट करेंगे ऐसे। कहता है द फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू, इस रूप में
इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे, और इंटीग्रल फंक्शन उसी को कहेंगे, या फिर स्टेप फंक्शन कहेंगे, जहां यह क्या डिनोट करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हुआ। और इसका क्या मतलब होगा, इंटीजर, यह जो होगा एक इंटीजर होगा, लेकिन एक्स से बड़ा इंटीजर नहीं होगा। यहाँ पर मेन बात है कि यह इसका आउटपुट एक इंटीजर होगा, लेकिन वह इंटीजर एक्स से बड़ा नहीं होगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, बड़ा से बड़ा इंटीजर होगा, लेकिन आपका x से बड़ा नहीं होगा। हाँ, x से बड़ा नहीं होगा मतलब x के बराबर हो सकता है। एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं, कुछ और भी बात लिखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 10, यह जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x होगा। कब, इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, x ही होगा। और अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर जस्ट लेस देन x, कब, जब x इज नॉट एन इंटीजर। तो इसी को इतना इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू इंटीजर जस्ट लेस देन x, जस्ट लेस देन x when x is not an integer। क्या इसका मतलब हुआ, जैसे अगर जो हम लोग 3.5 का इंटीग्रल पार्ट खोजेंगे, तो इसको जैसे y इक्वल टू अगर जो 3.5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो ये x के जगह पर है, और x यहाँ क्या है, एक इंटीजर नहीं है। तो कहता है कि अगर इंटीजर नहीं है तब इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर इसका आंसर होगा। तो अगर दिक्कत है तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो नंबर लाइन पर इसको सजा लीजिए 3.5, और इसके अगल बगल का इंटीजर आप लिख जाइए। तो इधर एक इंटीजर होगा 3, और इधर का इंटीजर क्या होगा 4, लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड 4। तो अगर इसका इंटीग्रल वैल्यू 4 देते हैं, 4, तो यह एक से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो डिफिनीशन कहता है इंटीजर जस्ट लेस देन x, इससे छोटा वाला इंटीजर इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। अगर y इज इक्वल टू सिंपल 2 रहता, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यह कितना होगा, 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ x के जगह आपका एक इंटीजर है। तो कहता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x होगा, कब, जब x खुद एक इंटीजर हो। तो यहाँ यह चूंकि खुद एक इंटीजर था, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अगर ऐसा रहता आपका y इज इक्वल टू -3.5, तब इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होता। तो देखिए इसका इंटीग्रल वैल्यू माइनस आपका 4 नहीं, कितना बताइएगा, -4 या -5 या -3। तो देखिए -3.5 ये इंटीग्रल नंबर लाइन पर दिखा दिए। अब इसके अगल बगल 2 इंटीजर लिख देते हैं। तो इधर जो होगा कितना होगा, -4 होगा, और इधर कितना होगा, -3 होगा। चूँकि निगेटिव में है तो निगेटिव में नंबर लाइन ऐसे चलता है, 0, -1, -2, -3, -3.5, यहाँ नंबर आया -4। अब ये 3.5 के अगल बगल मेरा 2 इंटीजर है, एक है -4 और दूसरा है -3। तो -4 जो है वह -3.5 से छोटा इंटीजर है, और -3 जो है -3.5 से बड़ा हो जाता है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू एक इंटीजर होगा जस्ट इससे छोटा, कब, जब x जो है इंटीजर नहीं हो। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -4। तो ये तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को देखा। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है नोट कीजिए। अब ग्राफ हम लोग देखेंगे। हम लोग ग्राफ देख रहे हैं किसका, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो यहाँ दो वेरिएबल है, एक x दूसरा y, तो x कोऑर्डिनेट एक्सिस और y कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग खींच दिए। अब देखिए जब x का वैल्यू 0 से लेकर, ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर आप 0.991 के पहले कहने का मतलब तक लीजिएगा। जैसे अगर जो 0 लिए तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 होगा। 0.1 लेंगे तो 0.1 का भी इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। 0.2 लेंगे तो भी इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनीशन है इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो अगर 0.1 है अगर और यह इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा, 0 होगा। 0.2 से भी जस्ट छोटा इंटीजर कितना होगा, 0 होगा। मतलब इस तरह से 0.999 तक, मतलब 1 के पहले तक कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी वैल्यू x का लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 ही होगा। मतलब 0 से लेकर 1 के पहले तक कोई भी x का वैल्यू लेंगे उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। मतलब y का मान कितना होगा, 0 होगा। तो y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर। तो 1 को छोड़कर 1 तक नहीं, 1 के पहले तक कुछ भी x लेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। अब x अगर 1 से लेकर 2 के पहले तक, 1 से लेकर मतलब 1 लिए तो 1 लिए तो कितना होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। 1.1 लेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। 1.2 लेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। मतलब 1 से लेकर अगर 2 तक चलते हैं, 1 से लेकर, तो इसका y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब x अगर 1 रखें, 1.2 रखें, 1.3 रखें, y हर हाल में कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा। तो 1 से लेकर, यहाँ 1 छोड़े थे, अब 1 से लेकर 2 के पहले तक अगर जो हम लोग चलेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, आपका 1 होगा। ये देखिए 2 यहाँ छोड़ दिए, हॉलो सर्कल का मतलब 2 छूटा हुआ। 2 लेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 से लेकर 3 के पहले तक कोई भी पॉइंट लेंगे उसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। यहाँ 3 को छोड़ना पड़ेगा, चूँकि 3 ले लीजिएगा तो उसका इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव में लिए। निगेटिव में तो अगर -1 से लेकर -1 इंक्लूड है 0 के बीच, मतलब 0 को छोड़ दिए, तो वैसे स्थिति में अगर x माइनस आपका 0.5 लें, -0.3 लें, तो सबका इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ तक -1 से लेकर 0 के पहले, 0 को हमको छोड़ना है, उसका इंटीग्रल वैल्यू -1। उसी तरह से -2 से लेकर -1 के बीच, -2 से लेकर -1 के बीच का इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 को हम लोग छोड़ दिए। -3 से लेकर -2 के बीच इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका -3 होगा। तो इस तरह से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ हुआ। और ग्राफ से देखिए कि यह जो फंक्शन है वह सभी इंटीजर पर, जहाँ भी इंटीजर है वहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मतलब 1 पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर भी टूट गया है ग्राफ, 3 पर भी टूट गया है। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा फंक्शन है तो यह फंक्शन इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन 0 से लेकर 1 के पहले तक ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार है। 1 से लेकर 2 के बीच यह क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कहते हैं 1 से लेकर 2 तक, तो 2 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसका चर्चा हम लोग किए, कंटिन्यूटी का और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो क्या होता है और उसका ग्राफ कैसा होता है। कहीं नहीं जाइए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दिक्कत है तो आप कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, फिर से हम एक वीडियो बना दें।
आगे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं मिडिल ब्रैकेट में, और इसका डिफिनीशन होता है, शॉर्ट में देख लीजिए, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या डिफिनीशन होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहीं आपको दिखे जहां आपका एफ एक्स क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा क्या? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब सपोज कि हमको 3.5 का ही फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो एक्स की जगह कितना है? 3.5 है, 3.5 है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3.5 का? आपका ऐसे लिख जाइए एक लाइन 3.5। और अभी अभी हम बताए कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो 3.5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, ये अगर जो आपको 3 का ही फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, 3 का लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब एक्स जब इंटीजर है तब उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? तो 3 माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और 3 का इंटीग्रल वैल्यू तो 3 ही होगा, मतलब कितना होगा? 0 होगा। अगर माइनस 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखना चाहेंगे तो एक्स का मतलब माइनस 3.5 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसका? तो माइनस 3.5 का। तो यह कितना हुआ? माइनस 3.5 और माइनस 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आया था? -4। तो माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, मतलब ये निकल कर कितना आया? 0.5। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वह 0 से लेकर आपका 0.9999 तक ही होगा, मतलब 1 से जस्ट पहले। तो इसका आपका रेंज जो होगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज आप जानना चाहें कि कहाँ से कहाँ होगा, तो 0 से लेकर 0 पर क्लोज ब्रैकेट और कहाँ तक? 1 के पहले तक, 1 के जस्ट पहले तक। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हुआ। अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, ये हम लोग चर्चा करते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, जिसका मतलब क्या है? जिसका डेफिनेशन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब x अलग अलग लेंगे। तो देखिए, जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के पहले तक लेते हैं, तो 0 से लेकर 1 के पहले तक लीजिएगा, तो 0 अगर लेते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? 0 होगा। अगर 0.1 लेंगे, 0.1, तो 0.1 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हुआ, 0.1 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा? 0.1। 0.2 का कितना होगा? तो यह हो जाएगा 0.2, मतलब 0 से लेकर 1 के पहले तक आपका y इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ होगा, 1 के पहले तक। तो 1 पर ये ग्राफ ऐसा, 1 को छोड़ दिए, मतलब कि 0.9, तो y का भी वैल्यू कितना होगा? हो जाएगा 0.9, मतलब इधर 1 भी छूट गया y में। उसी प्रकार फिर जब 1 लीजिएगा, तो जब 1 लीजिएगा तो 1 माइनस 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 ही हुआ, मतलब 0 हो जाएगा। फिर 1.1 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1.1 का
आपका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.1 होगा, 1.2 का 0.2 होगा, मतलब कि ऐसा 1 से लेकर 2 के बीच जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। मतलब ये y में जो वैल्यू है 1 से कम ही रहेगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी बात कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जो भी ग्राफ होगा इसके ऊपर ही होगा। 2 से लेकर 3 के बीच ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। 3 को छोड़ रहे हैं हम लोग, हॉलो सर्कल का मतलब छोड़ रहे हैं। 3 से लेकर 4 के बीच में ऐसा। उसी टाइप से -1 से लेकर 0 के बीच में आपका ग्राफ कैसा होगा, तो आपका इस टाइप से ये छूट जाएगा, आगे इस टाइप से। तो ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वह प्रत्येक इंटीजर पर आपका क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कोई भी आप इंटीजर ले रहे हैं वहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से लगकर लगातार ग्राफ था, लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही पहुँचे तो ग्राफ यहाँ पर टूट गया, फिर यहाँ से शुरू हो गया, तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वह प्रत्येक इंटीजर पर आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आप देखें, जो कि एक सीढ़ी नुमा जिसका ग्राफ आया था, यह भी प्रत्येक इंटीजर पर क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। तो 19 नंबर क्वेश्चन अब आप देखिए और देखिए कि बनता है कि नहीं। बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आप किताब में देखिएगा क्वेश्चन, gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल। यह जो फंक्शन है वह डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीजर पर। तो यही तो हम कहना चाह रहे थे कि यह जो फंक्शन है gx इक्वल टू, जो डिफाइंड है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसी का हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर gx इक्वल टू कहता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है प्रत्येक इंटीजर पर, तो भी यही क्वेश्चन होता। तो जाहिर सी बात है कि यह जो फंक्शन है प्रत्येक इंटीजर पर क्या है, आपका डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी बात, यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि यह दो फंक्शन का है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से gx इज इक्वल टू, यह दो फंक्शन आपका x और दूसर का फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब एक को कहिए fx और दूसर का एक फंक्शन है, मान लिया जाए कि px है सपोज। तो दो फंक्शन का जोड़ या घटाव कंटिन्यूअस होता है यदि दोनों का दोनों कंटिन्यूअस हो। अब अगर दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका जोड़ या घटाव आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ यह कंटिन्यूअस है, y इक्वल टू एक्स या fx इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हम लोग देख चुके हैं कि यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये दोनों का अलजेब्रा जो होगा प्लस दोनों का या माइनस, यह क्या हो जाएगा, एक आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो होप सो कि आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह का वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को और भी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।